Okay, so now we will start. ठीक है, so today we are going to find the expression for the total potential energy of the dipole when it is placed in an electric field and it is rotated by at angle theta. दोनों ही चीजों को हम यहाँ पे करेंगे. इससे पहले भी हमने किया हुआ है, लेकिन आज हम एक नए मेथड में करने वाले हैं. This is full and complete. So let us see. तो सबसे पहले okay, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ द कंडीशन इज कि मेरे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म, कोई वेरिएशन नहीं है इसमें. सो ये हो गया मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज अ डाइपोल जो इसके बीच में हमने रख दिया, और ये डाइपोल रखा लेट अस से लाइक दिस. ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास दो हो गए चार्जेस, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एंड ये हो गई मेरे पास बेस लाइन. ओके, so now the dipole is this. तो अब मैंने क्या किया, इसका मैं एक सर्टेन यहाँ पर मेरे पास एक एंगल है. नाउ दिस एंगल इज थीटा. सबसे पहले मैं एक डाइपोल को क्रिएट करने के लिए फाइंड करूंगा सबसे पहले. ठीक है, चलो लेट अस से कि मेरे पास ये डाइपोल नहीं, चलो ऐसे नहीं पड़ा, डाइपोल मेरे पास अभी लेटा हुआ है. ठीक है, तो दिस इज द डाइपोल, और ये डाइपोल मैंने बना लिया. ये मेरे पास आ गया यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू और यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू. तो सबसे पहले तो मैं इसी का ही वर्क डन फाइंड करता हूँ, और मेरे पास जो यहाँ लेंथ आ गई वो लेंथ है ऑब्वियसली 2a. तो सबसे पहले तो मैं ये वाला वर्क फाइंड करूंगा कि व्हाइल वी आर क्रिएटिंग द डाइपोल व्हाट इज द वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू. तो इसका पार्ट 1 है और इसको मैंने लिखा वर्क डन इन क्रिएटिंग दिस डाइपोल. टोटल वर्क डन मैंने फाइंड करना है. तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कितना वर्क डन मैंने किया. एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं ये बात कि बच्चों देखो वर्क डन का इसेंस क्या है. जब भी एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर मुझे फोर्सेज लगेंगी. मेरे एक पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगेगी. लेट से पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लग रही है राइट हैंड साइड की तरफ, और मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ. तो मुझे वहां पर वर्क करना पड़ेगा, स्प्रिंग की तरह फोर्स लगानी पड़ेगी. मैं फोर्स लगाऊंगा, वर्क करूंगा, एंड दिस एनर्जी जो मैंने वर्क किया, द एनर्जी इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. फिर मैं नेगेटिव चार्ज को लेकर आया, मुझे वर्क करना पड़ा, अगेन द वर्क इज डन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम. तो अभी तक तो मैं फिलहाल सिर्फ इतना ही वर्क डन यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ. तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर लेकर मानूंगा. सो लेट अस अज्यूम दैट, let's say that both the charges are at infinite distance. स्टार्टिंग में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उसके बाद मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया. तो फर्स्टली या V नहीं मैं लिखूंगा यहाँ पे, F एक्सटर्नल लिख देता हूं, दैट इज बेटर टर्म. F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगानी पड़ी. ठीक है, फील्ड की एक अलग से फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना पड़ा. F एक्सटर्नल ब्रॉट द पॉजिटिव चार्ज टू इट्स प्लेस. तो पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां पर लेकर आया. क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? वेल द आंसर इज यस. व्हाई? क्योंकि जब मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉजिटिव चार्ज को कोई आउटसाइड फोर्स लग रही है. ठीक है, फील्ड फोर्स, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट वर्क करके यहां पर लेकर आ रहा हूं. सम वर्क हैज टू बी डन, बट आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट बिकॉज एक्चुअली इनफाइनाइट डिस्टेंस ये तो एक बड़ी वेग टर्म है. इन्फिनिटी से लेकर आए, इन्फिनिटी से लेकर आए तो भाई उसको हम लिखेंगे कैसे, वो हम लिख नहीं पा रहे.
प्रेजेंटली इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एफ इंटू एस डिस्टेंस, मुझे वर्क का फॉर्मूला यूज करना है, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में मैं इन्फिनिटी थोड़ा ना लिख सकता हूं। सो आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग प्रेजेंटली। बस सिर्फ ये याद रखो कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी से यहां तक लेकर आया, पहली चीज। तो इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं, मान लो मेरे पास ये रही इन्फिनिटी, ठीक है, और यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा था, एंड आई ब्रॉट इट फ्रॉम दिस प्लेस टू लाइक सर्टेनली ये वाली जगह तक मैं उसको लेकर आया, एंड देयर इज सम वर्क दैट इज सपोज टू बी डन, तो मैंने उस वर्क को किया, ठीक है। अब मैं नेगेटिव चार्ज को यहां पर लेकर आया, देन सेकंड स्टेप मेरे पास क्या आया, देन एफ एक्सटर्नल brought the negative charge to its place। दोनों के केसेस में एक बात याद रखनी है कि ये कांस्टेंट स्पीड पर ही हम मूव करेंगे, एक्सीलरेशन नहीं होने देंगे। तो कांस्टेंट स्पीड पर मूव करने का बेसिक रीजन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। इन बोथ ऑफ द केसेस काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज हो रही, इंक्रीज और डिक्रीज। तो जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैंने जितना वर्क किया उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी को किसी भी तरीके में नहीं हो रहा, ठीक है। चलो जी, तो अब इस केस में मेरे पास यहां से मैं नेगेटिव चार्ज को भी उठाकर लाया और नेगेटिव चार्ज को लेकर आया मैं ये वाला डिस्टेंस पे। ये हो गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें समझना होगा इसके वर्क डन के बारे में। चलो, तो इससे पहले मैं आपको दो चीजें और बताता हूं, ठीक है। चलो मैं वो बाद में बताता हूं आपको, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर जब मैं वर्क लेकर आया तो मेरे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको एक्सटर्नल फोर्स कहां लगेगी, मुझे पहले ये देखना होगा। अब आप सोच के देखो बेटा ध्यान से, फील्ड फोर्स कहां लगेगी। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो फील्ड फोर्स लगेगी मुझे राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो मुझे लग रही है राइट हैंड साइड पे, लेकिन मैं इसको लेकर आना चाहता हूं इस तरफ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, ये वाली डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल फोर्स कहां लगी होगी, तो एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी इस डायरेक्शन की तरफ, तो मैं इसको बोलता हूं एफ एक्सटर्नल। ये हो गया एफ एक्सटर्नल, और यहां पर आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो यू कैन सी दैट एफ एक्सटर्नल एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शंस। तो मैं यहां पर सिंपल टर्म्स में लिखता हूं व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज टू दिस। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ एक्सटर्नल इनटू जो भी कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ एस cos 0 दैट इज 1। तो मेरे पास ये आ गया एफ एक्सटर्नल इनटू एस। अब इसके बाद मैं देखता हूं, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, work done by external force on positive charge will be given by F external into S into cos 0। तो जो कि मेरे पास ये आ जाएगा प्लस में F external into S, ठीक है। अब देखो, अब मैं सेकंड की बात करता हूं। सो व्हाट इज द वर्क डन अगेन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ऑन नेगेटिव चार्ज। तो अब मैं इसको फाइंड करता हूं। अब फिर से इसको देखते हैं, एफ इंटू एस ही हमें लगाना है। अब आप सोच के देखो, ये रहा मेरे पास माइनस क्यू। अब सोच के देखो कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ फोर्स लगा रहा है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स तो होगी ये वाली। तो मेरी एफ एक्सटर्नल मुझे कहां लगानी पड़ेगी, इस तरफ लगानी पड़ेगी। देखो नेगेटिव चार्ज को समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बैक साइड पे जा रहा है, पॉजिटिव है, और इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो मेरे पास जो यहाँ पर चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, वो ऐसे भागता हुआ जाएगा, वो मेरे से पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करे, तो मुझे उसको रोक के रखना पड़ेगा, और मैं उसको ऐसे करके धीरे 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 करके उसको लेकर आ रहा हूं
एक सर्टेन पॉइंट की तरफ। तो वेयर इज द फोर्स आई एम अप्लाइंग, मैं फोर्स एक्चुअली में अपोजिट लगा रहा हूं, लेकिन मेरी एक्सटर्नल फोर्स और फील्ड फोर्स दोनों इक्वल है, जिसके कारण नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एफ एक्सटर्नल लगने लग गई राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि पहले मैं पॉजिटिव को लेफ्ट हैंड साइड पे लग रही थी, लेकिन नेगेटिव को मुझे राइट हैंड साइड पर फोर्स लगानी पड़ेगी, और फिर मैं उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे यहां पर लेकर आऊंगा। ये बात क्लियर होगी बेटा? इज इट क्लियर? सर फिर समझा दो। देखो बेटा दोबारा समझो, हो क्या रहा है, मेरे पास इन दोनों डायरेक्शंस को समझने की कोशिश करो। जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन हमने मान ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है ना? अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज को फोर्स कहां लगेगी? ये वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर ये वाली फोर्स लग रही है, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज तो दूर जा रहा है, लेकिन मैं उसको यहां पर लेके आना चाहता हूं, तो मैं बाहर से उसको घसीट के लेकर आया, यहां तक लेकर आया, तो मैंने फोर्स किस तरफ लगाया? लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरी एफ एक्सटर्नल लगी लेफ्ट हैंड साइड, और मैं उस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लेकर आया एट कांस्टेंट स्पीड, बिकॉज बोथ ऑफ द फोर्सेज वर अगेंस्ट ईच अदर, द नेट फोर्स वाज 0, acceleration was 0, so the change in velocity is 0, so मैं constant velocity पे उसको यहां तक लेकर आया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो सर। अब नेगेटिव का सुनो, नेगेटिव चार्ज भी मेरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही था, लेकिन नेगेटिव चार्ज को इसकी फोर्स कैसे लगी? नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगती है, तो नेगेटिव चार्ज को लगने लगी अट्रैक्टिव फोर्स। तो नेगेटिव चार्ज तो भागा भागा जाने लगा उस तरफ, तो नेगेटिव चार्ज को ये वाली फोर्स लग गई फील्ड की तरफ, तो वो तो ऐसे ऐसे भागता जा रहा है इस तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि कांस्टेंट स्पीड पर ही ट्रेवलिंग हो, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे रोक लिया। अब रोक के लेकर तो मैं ऐसे ही आ रहा हूं, लेकर मैं ऐसे ही आ रहा हूं, लेकिन लेके आ रहा हूं धीरे धीरे एक कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब फोर्स मुझे जीरो करनी पड़ेगी अगर एक्सेलरेशन जीरो करना है। एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, मतलब मेरी एफ एक्सटर्नल एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिट लगेगा, बट दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द मैग्नीट्यूड। बच्चे समझ में आ गया? यस सर। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हाँ, वो नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी। अब बिल्कुल बेटा, आप ये देखो ना, ये मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होने का मतलब क्या है? लेट अस से मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ये देखो, ये है ना, अब ये लेट अस से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and let us say this is negatively charged, so there will be an electric field here from this to this, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप मुझे बताओ, अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? इलेक्ट्रॉन भी गो लाइक दिस, लेफ्ट साइड पे जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे यहां पर एक प्रोटॉन को रख दूंगा, तो प्रोटॉन कहां जाएगा? राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये जो इसको फोर्स लगती है वो ऐसे लगती है। अगर आपको इसमें भी डाउट हो रहा है, तो बेटा यहां पर ध्यान देने की कोशिश करो कि फोर्स वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, Q इंटू ई वेक्टर। अगर Q पॉजिटिव है तो मेरे पास ये सेम डायरेक्शन आएगा, अगर Q नेगेटिव हो गया फिर तो नेगेटिव डायरेक्शन की आ गया, तो नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स जो लगेगी वो इस तरफ लगेगी, और प्रोटॉन को जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगा। इज इट ओके? हाँ भाई बच्चे, इंटरनेट कट गया क्या? चलो, अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। तो बेटा जब मैं इसको यहां पर लेकर आया, अब आप सोच के देखो कि एफ एक्सटर्नल मेरे पास यहां है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर है? आप कहोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो इसकी इस तरफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इसकी अभी भी इसी तरफ है। सो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? जितनी इसकी हुई थी, इसकी कितनी हुई थी? एस प्लस 2a। तो इसके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? एस प्लस 2a। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? एस प्लस 2a हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब इसके बाद देखते हैं,
ठीक है। तो इसको मैं जब वर्क डन की यहां पर लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले एफ एक्सटर्नल का मैं वर्क डन फाइंड कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया उसने, इतना, और एंगल क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल तो पीछे लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, राइट लग रही है फोर्स और लेफ्ट जा रहा है ये, तो आपके पास ये आ गया कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो इसको मैंने ले लिया माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू एस प्लस 2a। बच्चे यहां तक समझ में आया? वन एंड इज इट ओके? नो, द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द डाइपोल फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं इसको फाइंड करता हूं तो मैं क्या करूंगा, 1 का वर्क और 2 का वर्क दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं और मेरे पास टोटल वर्क डन आ गया ये एफ एक्सटर्नल इंटू एस प्लस माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू एस प्लस 2a। तो एस से एस आपका कैंसिल हो रहा है यहां पे, एफ एक्सटर्नल इंटू एस, तो ये और ये तो मेरे पास हो गए कैंसल। और मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ही होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो मेरे पास यहां पर आ गया माइनस क्यू इंटू ई इंटू 2a। अगर बच्चे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपकी आवाज मेरे तक पहुंचने के लिए राइट है तो बेचा मुझे बोल के बता दो कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बता दो। यस सर। तो मैं अब यहाँ पर 2qa को मैंने यहाँ पर p लिख दिया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस ऑफ पीई। मतलब डाइपोल को क्रिएट करने में मुझे नेट नेगेटिव वर्क करना पड़ा विद द मैग्नीट्यूड पीई माइनस पीई। चलो, तो ये मेरे पास एक बहुत $1 मिलियन कंक्लूजन है बेटा ये। सो लेट मी कॉल दिस 3। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द टोटल वर्क डन इन क्रिएटिंग ए डाइपोल। तो पहले तो डाइपोल क्रिएट हो गया, अब मैं इस डाइपोल को रोटेट करने वाला हूं। तो ये था मेरे पास और मैंने अब इस डाइपोल को क्रिएट कर लिया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू रोटेट इट। देखते हैं। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास सेंट्रल लाइन एंड नाउ मेरा जो डाइपोल है उसको मैंने कर दिया ऐसे टेढ़ा। लो जी, ये बन गया मेरा डाइपोल एंड द एंगल नाउ विल बी गिवन बाय थीटा। एंगल जो हो गया मेरा ये वाला, थीटा पर मैं इसको रोटेट कर चुका हूं, अब मैं इसको डी थीटा रोटेट करने वाला हूं। सो नाउ लेट अस सी। सो ये मेरे पास हो गया पार्ट नंबर 2, मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है पहले से ही। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट, तो ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। तो अब मैं वर्क डन फाइंड करूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, टू रोटेट, फोर्स कह लो या टॉर्क कह लो, ठीक है। तो अब मैं जानता हूं कि मुझे यहां पर जो कपल लगेगा दैट विल बी P क्रॉस E, सो दिस विल बी PE साइन थीटा। मुझे एक्चुअल में यहां पर कपल लगेगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे इक्वल एंड अपोजिट लगाना है। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा, जो मुझे लगाना पड़ा, मुझे जो वर्क करना पड़ा, उसका भी मैग्नीट्यूड P साइन थीटा होगा लेकिन होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर अब इसका वर्क डन लेकर आऊंगा। सो अगेन वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। अब एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन है बेटा, इस बात को याद रखना। तो मुझे किस तरफ टॉर्क लगाना पड़ेगा, मुझे भी यहां पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ही लगाना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं काउंटर क्लॉकवाइज, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है। तो अब काउंटर क्लॉकवाइज अगर टॉर्क लगा तो इट विल बी
इसके वर्क का जो फॉर्मूला है पहले मैं वो लिखता हूं। सो फॉर्मूला विल बी, जो टॉर्क है डॉट डी थीटा, इसका इंटीग्रल दोनों के ऊपर हमारे पास ये आएगा। तो सबसे पहले कितना टॉर्क लगाना पड़ा, पीई साइन थीटा, ये टॉर्क लगाना पड़ेगा। और डी थीटा इतना छोटा है कि मेरे टॉर्क में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही, तो आई एम ट्रीटिंग इट लाइक ए कांस्टेंट वैल्यू, तो पीई कॉस थीटा लिख दिया और साथ में लिख दिया डी थीटा। तो आप सोच के देखो बेटा, एक्सटर्नल टॉर्क भी काउंटर क्लॉकवाइज है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डाइपोल भी काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है। दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज। सो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब थीटा जो आया, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है। सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हाई वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव cos 0 1। और मैं इसको यहां पर इंटीग्रेट करता हूं। नाउ आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 एंड नाउ लेट अस सी, पीई को मैंने कॉमन लिया, साइन थीटा को इंटीग्रेट करके माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। सो दिस विल कम आउट टू बी पीई, और ये लिमिट्स आपकी उल्टी हो जाएंगी एक तरह से, तो cos थीटा 1 माइनस ऑफ cos थीटा 2। सो इट मींस कि अब मेरे पास यहां पर जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क आ गया, वो कितना आ गया, वो पॉजिटिव आएगा, पीई इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 कॉस थीटा 2। सबसे पहली चीज यहां पर जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि थीटा 1 मेरा इनिशियल एंगल है, तो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। दिस मींस कॉस ऑफ थीटा 1 इज मोर देन कॉस ऑफ थीटा 2। ठीक है ना, क्योंकि कॉस उल्टा होता है ना, कॉस 0 1 है और कॉस 90 0 है, तो मेरे पास थीटा 1 कम है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो टर्म है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्वियसली मुझे काम करना पड़ेगा और वो जो वर्क है आपके सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1, या फिर डेल्टा U, या फिर चेंज इन योर पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क is now equal to the increase in the potential energy of the system। तो मेरे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में एडिशन हो गया, तो ये वाला उसमें ऐड हो चुका है, एडिशन हो चुका है। यहां पर मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूं, थीटा 1 मैं यहां पर 0 ले सकता हूं, नो डाउट। 0 से मैं थीटा पर गया तो थीटा 1 मेरे लिए 0 हो गया। सो व्हाट द टर्म विल बिकम, तो मेरे पास W आ जाएगा पीई कॉस थीटा 1 को मैंने लिख लिया कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा डिग्री एंगल पर मैं लेकर गया था, तो ये बन गया मेरे पास पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो नाउ दिस इज द न्यू वर्क डन, और आई वुड राइट दिस इज द न्यू पोटेंशियल एनर्जी U2 जो हमने ऐड कर दी, डेल्टा U2। ठीक है, और इससे पहले जब हमने वर्क डन किया था जो कि मेरे पास ये आ रहा था, ये भी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही सेव होना था, तो इसको मैंने लिख दिया डेल्टा U1। एक्सटर्नल वर्क डन आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो गया, तो मेरे पास ये आ गया माइनस पीई। सो नाउ व्हेन आई विल ऐड दीज टू, इसको मैंने नेम रखा है 3 और इसको मैं नेम रखूंगा 4। सो नाउ व्हाट इज द टोटल वर्क डन, हेंस या फिर आप ऐसा करो, इसको कोई और कलर दे देता हूं, hence the total work done by external agency
which will be stored as the potential energy of the system will be, तो टोटल जो आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो, माइनस पीई तो मैं वर्क डन 1 लेकर आया और नीचे वाला जो पीई था उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो मेरे पास ये आ गया, ये तो यहाँ पर बन गया माइनस पीई प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा। फ्रॉम हियर ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास नेट आ गया माइनस पीई कॉस थीटा, and so now I can very well say that this is negative of the dot product of these two vectors. So this is the total work done by the external force and the total potential energy of the system when there is a dipole which has been rotated by an angle theta. This is the actual derivation for this. फाइनल डेरिवेशन जो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई और राय नहीं है, हम ये नहीं कह रहे रेफरेंस पॉइंट चेंज करना पड़ गया, वो ये वो, नथिंग इज देयर, कोई भी कंडीशन हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक बात का कॉशन ये मैं आपको दे देता हूँ कि इस मेथड को आप कहीं पेपर में मत करके आना, बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन एनी बुक, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि मैं अगर आप कोई करके आए तो मुझे नहीं पता, शायद आपके टीचर को अच्छा ना लगे और वो गड़बड़ कर दे, बट अदरवाइज दिस इज द राइट मेथड। ये भी मैंने कहीं से देखा है, तो कोई एक बुक मुझे मिली थी, वहीं से मैंने देखा है, बट इट इज वन एंड द ओनली बुक जिसमें ये चीज मुझे मिली, तो वहां से मुझे ये पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम मिला, ठीक है। सो नोवेयर एल्स इज दिस कंफ्यूजन इज रिमूव्ड, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है, पहली चीज। अब इसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, विच इज वर्थ टेलिंग इन द फील्ड ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, आपको हमेशा ही कंफ्यूजन आएगा, 11th और 12th कंप्लीट फुल ऑफ कंफ्यूजन है इस फील्ड में, इस रिगार्डिंग, तो वो आपने समझना है। देखो, अगर मैं कोई कंजर्वेटिव फील्ड की बात करता हूं, तो कंजर्वेटिव फील्ड की कंडीशन है कि वर्क डन बाय नॉट एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स इन ए राउंड ट्रिप विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो इसका मैंने आपको MGH के रूप में एग्जांपल भी दिया था, और वो आप करके भी देख सकते हो, इट्स वेरी इजी। तो आपका राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेना, आपने वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स लेना है, तो वो आपके पास 0 आएगा, तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए दो फॉर्मूले हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपकी now work energy theorem is कि kinetic energy final minus kinetic energy initial is equal to positive of work done by the field force multiply by the displacement। बस ये याद रखना कि यहाँ पर एक्चुअली इस फार्मूले में फील्ड फोर्स की तरफ से वर्क डन होना चाहिए। एक्चुअली में मैं ये क्यों चीजें बता रहा हूं, क्योंकि जब आप इसको एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेशन करने लगोगे ना मैग्नेटिज्म में, फिर आप ग्रेविटेशन में जाकर देखोगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा सारे का सारा। वो कंफ्यूजन ना हो उसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ये कंफ्यूजन आपको आज नहीं होगा, बट इट विल हैपन आफ्टर लाइक 6 months, और फिर आप मेरे पास फिर से आओगे कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा क्यों होता है, उस चीज के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये जो फार्मूला है बेटा, इसमें जो मेरे पास फोर्स है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो मेरे पास ये है। तो दिस इज दी वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स, और यहां पर आता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स। मतलब अब जैसे ग्रेविटी का मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे लग रही है। अगर मैं यहां पर कोई चीज को छोड़ दूंगा तो इट विल फॉल डाउन ऑब्वियसली। तो अगर मैं अब ये
अब इसकी एक्सेलरेशन हुई, इसको फोर्स लगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, तो वर्क तो हुआ ही है, लेकिन ये वर्क किया किसने? ये वर्क किया आपकी अर्थ ने, ग्रेविटी ने। तो मैं जब इसकी फोर्स देखूंगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट देखूंगा h, और कॉस 0 हो जाएगा 1। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे वर्क डन हो रहा है mgh, एंड दिस वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। अगर ये मैं एक बॉडी को नीचे गिरना अलाउ कर दूं, and I allow the field force to do the work, the kinetic energy will increase. अगर ये पॉजिटिव है तो kinetic energy final will be greater than the kinetic energy initial. On contrary, अगर मैं यहां पर देखता हूं, अगर मेरे पास वर्क डन पॉजिटिव आ गया तो ये नेगेटिव साइन के कारण ये नेगेटिव हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी लेसर देन द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ऑब्वियसली अगर मैं इसको यहां से नीचे फेंकूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, देयर इज नो डाउट इन दिस। इसका मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फील्ड फोर्स को फॉलो करता है, फील्ड फोर्स की बात मानता है, फील्ड फोर्स कहता है उधर जाओ और वो उधर जाता है, अगर फील्ड फोर्स कहता है कि इधर जाओ तो इधर जाता है, अगर उसको फॉलो करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिखता हूं स्पेसिफिकली, and potential energy will decrease if the body follows the field force। अगर वो फील्ड फोर्स की उसने बात मानी तो उसकी पक्के तौर पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। और इसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल वर्क तो किया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, काइनेट उसको ऊपर ले जाओ तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। द ओनली थिंग इज एक्सटर्नल फोर्स इज 0 है। एफ एक्सटर्नल हमारे पास लग ही नहीं रही, हम ये मान के चलेंगे। अब लास्ट पॉइंट इन दिस लेक्चर, अब मेरे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसने आपको आगे तंग करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये सब, जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस में 0 मान के चलता हूं। चलो अब देखते हैं, द सेम थिंग कैन बी रिटन एज u2 minus u1 is equal to minus of f dot ds, ये तो है ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, अगर यहां पर कोई भी वर्क होता है तो। चलो मैं इस केस को मैं यहां पे फोर्स एक्सटर्नल को 0 नहीं ले रहा हूं, क्योंकि चाहे लग रही हो या ना लग रही हो इवन देन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अगर आपके पास एफ एक्सटर्नल यहां पर हमारे पास लगाई हमने और मेरे पास ये पॉजिटिव आ जाता है, तो डेफिनेटली मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इट कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय फील्ड फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू positive of the work done by external force। The only thing is कि external force अगर आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो U आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो potential energy will increase। If this work is positive, U2 greater than U1, potential energy increases। So with this I would close this topic, जो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक के नाम पर करवाया है। बच्चे अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझ में नहीं आई चीज, तो मुझे आप अभी आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन आस्क 1000 टाइम्स, पूछो बेटा। सर अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कर दे तो? बेटा काइनेटिक एनर्जी कर दें तो आप गलत नहीं है, बट
यू कांट डू इट, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी को, हम जो आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे या आगे हमारा जो टॉपिक जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होगा। कर दे, टेक्निकली स्पीकिंग, मैथमेटिकली स्पीकिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। द सिंपल थिंग इज, ये वाली फोर्स फील्ड फोर्स है, अब इसको नेगेटिव को मैंने यहाँ पॉजिटिव कर दिया, आप इसको नेगेटिव कर दो। यू कैन राइट इट लाइक माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट ds, you can write it like that, there is no problem in it। बट काइनेटिक एनर्जी का हमें कोई फायदा नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का हमें एक्चुअल में फायदा निकलता है। ठीक है, अभी उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, वो आगे करंट में काम आता है, सब चीजों में काम आता है। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज, हमें तो चार्जेस, हमें पोटेंशियल क्रिएट करना है, दैट इज व्हाई वी डील इन पोटेंशियल एनर्जी रादर देन द काइनेटिक एनर्जी। टेक्निकली यू आर नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है ना, ये चीज है। और यहां पर एक कंडीशन ऐसी भी लगाई जाती है कि अगर जैसे मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी में काम करूंगा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि मेरी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं हो रही, क्योंकि अदरवाइज मेरे जो मैंने वर्क किया उसको आप या तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर लो या फिर काइनेटिक। अगर आपने दोनों ही इंक्रीज कर ली तो टेक्निकली तो राइट है, मैंने वर्क किया, मैंने दोनों एनर्जीज को इंक्रीज कर दिया, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन तो पेचीदा हो गई ना। तो मैं अपने ऊपर कंडीशन लगाकर चलूंगा कि भाई जब मैं ये वाली कंडीशन लगा रहा हूं, जैसे मैंने इस केस में सारा काम कंप्लीट कर दिया डाइपोल का, लेकिन हैव आई टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल? नो। मैंने कहा चार्ज लेकर आए तो बिना काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हुआ, वेलोसिटी है लेकिन बदलाव नहीं किया, चेंजेस नहीं की, मेरी एनर्जी उसमें खर्च नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने डाइपोल को रोटेट किया, भाई मैंने वेलोसिटी की बात नहीं की, तो मेरा पोटेंशियल क्या आया? तो वंस यू नाउ फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद आप कह सकते हो कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू काइनेटिक एनर्जी लेटर। जैसे स्प्रिंग, मैंने उसको दबाया, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गई, अब छोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मुझे काइनेटिक एनर्जी अलग से फाइंड करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। इज इट ओके बेटा? यस सर। कोई और डाउट बच्चे? ये जो टॉपिक है ना बेटा, इसको आपने ध्यान से रखना है, ये आपको आगे 3-4 चैप्टर्स में तंग करेगा, और उस वक्त जब तंग करेगा जस्ट रीविजिट दिस। और मैंने आपको इतने ऑरेंज कलर में जो लिख दिया ना, ये आप यूं लगा लो कि $1,000,000 चीजें आपको लिख के दे दी। ये अगर चीजें आपके पास हैं तो आपको फिजिक्स का कोई भी चैप्टर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये इस लेवल का चीज है जो मैंने आपको आज बताई है। चलो एनीवेज, फॉर्मूला मेरे पास फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का -P.E ही आया है जो पहले आया था। अगर आपको डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, चुप करके ये फार्मूला लगाओ, गेम खत्म। चलो जी, तो मैं अभी इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ आपकी, फिर हम डाउट स्टार्ट करते हैं।